भारत और पोलैंड रणनीतिक साझेदारी पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की मजबूती के लिए पोलैंड के सहयोग का विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और सहयोगी देश यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए सभी सहयोग देने को तैयार। कोलकाता के अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अन्य परीक्षाओं के एक ही साथ होने के कारण सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित की। और भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग प्रतियोगिता में अपनी चुनौती रखेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। भारत और पोलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को कार्यनीतिक संबंधों में बदलने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्सा में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत के बाद ये घोषणा की। इस अवसर पर हमने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। भारत और पोलैंड के संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी साझा मूल्यों पर आधारित है। आज हमने संबंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिशिएटिव्स की पहचान की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड के संबंध लोकतंत्र के साझा मूल्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारत और पोलैंड के संबंधों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 वर्ष के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग 2022 में यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकालने में पोलैंड की सहायता को कभी नहीं भूल सकते। श्री मोदी ने कहा कि भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घनिष्ठ सहयोग बढ़ाने के इच्छुक हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। श्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। भारत में तेज गति से हो रहे शहरीकरण से वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग के नए अवसर खुल रहे हैं। हम पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि भौगोलिक दूरी, भिन्न परंपराओं और इतिहास के बावजूद दोनों देश एक दूसरे को भली भांति समझते हैं। इससे पहले वार्सा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने अज्ञात सैनिक की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अज्ञात सैनिक की समाधि उन सैनिकों को समर्पित स्मारक है जिन्होंने पोलैंड के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। श्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भी भेंट की। दो देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री कल यूक्रेन पहुंचेंगे। वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। 1992 में यूक्रेन के साथ आपसी संबंध शुरू होने के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की ये पहली यात्रा है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा है कि भारत चावल जैसी अनिवार्य फसलों की आपूर्ति के जरिए अफ्रीका में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। नई दिल्ली में आज सीआईआई इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बर्थवाल ने कहा कि अफ्रीका में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों की प्रमुख भूमिका है। सम्मेलन में कई अफ्रीकी देशों के उपराष्ट्रपति शामिल हुए। इनमें बुरुंडी, मॉरिशस, जिम्बाब्वे और गाम्बिया प्रमुख हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करने वालों और अफ्रीका को उचित स्थान देने से इनकार करने वालों की निंदा करने का आह्वान किया है।
भारत ने कहा है कि बांग्लादेश में बाढ़ की स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने भारतीय बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से नहीं बनी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश में ये माना जा रहा है कि बांग्लादेश की पूर्वी सीमा के जिलों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति त्रिपुरा में गुमती नदी पर बने डम्बुर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बनी है। मंत्रालय ने इसे गलत बताया और कहा कि गुमती नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों में काफी बारिश हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई? उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया। क्या बताया? 6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है। बहुत बढ़िया। दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इस संगठन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एसोसिएशन परिसंघ और दिल्ली सरकार के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। ये निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अपील और निर्देश को देखते हुए किया गया है। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कहा कि वे आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का संज्ञान लेने और देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के व्यापक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना करते हैं। डॉक्टरों की एसोसिएशन ने राष्ट्रीय कार्यदल के गठन का भी स्वागत किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। उधर बिहार में पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी आज अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। ये फैसला बिहार के 2 सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने के बाद आया है। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सहित चिकित्सा सेवाएं सामान्य होने की संभावना है। चिकित्सा सेवाएं पिछले 11 दिनों से प्रभावित थीं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने सर्वोच्च न्यायालय के आश्वासन और हस्तक्षेप के बाद अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्थित स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय के पास एक विशाल रैली की। रैली का नेतृत्व राज्य भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार ने किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, भाजपा के राज्यसभा सांसद शमीक भट्टाचार्य और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने पश्चिम बंगाल सरकार पर महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। तमिलनाडु के नागरकोइल में उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का एकमात्र कारण यही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महिला डॉक्टरों को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का दिशा निर्देश भेजा गया है। लेह लद्दाख के डुरबुक उपखंड में एक वाहन दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज सुबह डुबुक मोड़ के पास वाहन गहरी खाई में गिरने से ये दुर्घटना हुई। लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखदेव के अनुसार 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई। घायलों को शुरू में नजदीकी सेना स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें वायुसेना और सेना की मदद से हवाई मार्ग से लेह के जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बस लेह के लमदो पब्लिक स्कूल की थी और स्कूल के कर्मचारियों को लेकर एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए डुरबुक उपखंड जा रही थी। दुर्घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। लेह से मुजफ्फर वानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किया। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और तकनीकी प्रगति को दर्शाते हुए 25 महत्वपूर्ण क्षेत्रों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग का
विकास होने से क्रिएटर इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है वैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और ये बदलाव हाल ही के समय में इतना एक्सेलरेट हुआ है कि एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी क्रिएट हुई। इस क्रिएटर्स इकोनॉमी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रिकॉग्नाइज किया और कुछ महीनों पहले पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी उन्होंने दिया। इस इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा एक पोटेंशियल है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई सरकार के गठन के पहले 100 दिन में 11 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। श्री चौहान ने नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में इन महिलाओं को प्रमाण पत्र सौंपेंगे। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का कोष स्वयं सहायता समूहों को भी जारी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अवतरित हुआ। भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है। अंतरिक्ष विभाग अन्य मंत्रालयों विभागों के साथ मिलकर पूरे देश में यह समारोह धूमधाम से मना रहा है। आइए हम सब साथ मिलकर 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएं। इस वर्ष के लिए चुना गया विषय है जीवन का उत्कर्ष भी और चंद्र का स्पर्श भी, भारत की अंतरिक्ष गाथा। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने महाराष्ट्र राज्य पत्रित सिविल सेवा संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित कर दी है। ये परीक्षा 25 अगस्त को होनी थी। बैंकिंग क्लर्क भर्ती परीक्षा इसी तारीख को होने के कारण ये परीक्षा स्थगित की गई है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। अब आर्थिक खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। घरेलू शेयर बाजार में आज लिवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 147 अंक बढ़कर 81,053 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,811 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में ₹83.95 के स्तर पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $76.45 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। आज से शुरू हो रहे भाला फेंक प्रतियोगिता डायमंड लीग में ओलंपिक में रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा अपनी चुनौती पेश करेंगे। नीरज 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता हैं। इससे पहले नीरज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। मौजूदा सत्र का डायमंड लीग फाइनल 14 सितंबर को ब्रुसेल्स में होगा। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए उन्हें डायमंड लीग मीटिंग सीरीज तालिका में शीर्ष 6 में रहना होगा। जॉर्डन के अम्मान में जारी अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 4 भारतीय महिला पहलवान अदिति कुमारी, नेहा पुलकित और मानसी लाठर फाइनल में पहुंच गई हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 2 कांस्य पदक जीते हैं। कल खेले गए सेमीफाइनल में महिला पहलवानों ने मुकाबला जीतकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। मौसम विभाग ने देश के पूर्व, पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर और मध्य भागों में अगले 4 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 7 दिनों में दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ भागों में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने 26 अगस्त तक बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा की आशंका जताई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने बताया कि उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से कुछ स्थानों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और पोलैंड रणनीतिक साझेदारी पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की मजबूती के लिए पोलैंड के सहयोग का विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और सहयोगी देश यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए सभी सहयोग देने को तैयार। कोलकाता के अस्पताल में दुष्कर्म और हत्या के विरोध में कई राज्यों में रेसिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अन्य परीक्षाओं के एक ही साथ होने के कारण सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 स्थगित की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।